Hello everyone. Welcome to this fourth episode of the Brainry. The topic for today's discussion is comprehensive guide on various add-ons of motor insurance. ऐसा अक्सर कई बार होता है कि आपके व्हीकल में कुछ ऐसा डैमेज हो जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है और इसका एक्सपेंस फिर आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है इवन आफ्टर हैविंग इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो सिर्फ बेसिक कवरेजेस प्रोवाइड करती है, पर इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वी हैव द स्पीकर विद अस फॉर टुडेज सेशन, हु इज एन एंटरप्रेन्योरशिप मेंटोर, startup consultant, founder and CEO of iTech, Mr. Alok Pandey. A warm welcome and thanks for joining us in the session today, sir. Thank you very much. ओके, तो इसके साथ ही मैं ऑडियंस का भी इस डिस्कशन में वेलकम करती हूँ. यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू पुट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स. You can also unmute your mic to ask your questions verbally. So thanks to all of you. Now let me begin the discussion with you, sir. As we are talking about insuring our vehicle by add-ons, तो ये जो add-ons है, क्या ये व्हीकल को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और एक्चुअल में add-ons होते क्या है? Please bring the light on it. ओके, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल बिकॉज द ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड आर रिलेटेड टू द ओनली कस्टमर बिकॉज वी विल ट्राई to beware the some distance from the particular vocabulary that are using in the our insurance because कुछ ऐसी vocabularies हैं जिससे कि जो कस्टमर है वो कंफर्टेबल नहीं होता है. जैसे मैं बोलूं कि व्हाट इज द आईडीबी वैल्यू, तो आप बोलेंगे कि कस्टमर इज नॉट वेल नोन अबाउट इट व्हाट इज द आईडीबी वैल्यू. तो लेट मी इस डिस्कशन को एक ऑर्गेनिक रखेंगे और जो भी अगर सुन रहे हैं, जो ट्रेनिंग पे हैं और जो जिनको जो डायरेक्ट सेल पे भी हैं, तो उनसे मेरी पहली रिक्वेस्ट यही है कि वो कस्टमर को उनकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें. बिकॉज क्या है कि कई बार इतने हैवी वर्ड्स की वजह से हम कन्विंस ही नहीं कर पाते हैं कस्टमर को, या फिर वो सही चीज कन्वे नहीं कर पाते हैं. तो मैं डिस्कशन को भी वैसे ही बिल्कुल ऑर्गेनिक रखूंगा कि जैसे मैं कस्टमर हूँ, मुझे कौन सी वोकैबुलरी पसंद है और मुझे क्या समझ में आता है, उस तरीके से. तो फर्स्ट जहां पर आपका क्वेश्चन था एड ऑन की वैल्यू क्या है, तो मैं सिंपल से बोलूं एड ऑन्स क्या, व्हाट इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट यू आर गेटिंग. देयर आर सम comprehensive policies is if you're having the comprehensive policies, they have some certain benefits and some benefits हैं. एड ऑन वैल्यू जैसे मैं बोलूं कि कॉम्प्रिहेंसिव में इंजन कवर आपका कवर नहीं है, कुछ में है तो उसके बाद में कुछ ऐसे व्हील टीयर कवर नहीं होंगे जो आप खुद से कर रहे हो या फिर किसी वजह से हो रहे हैं. तो कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में एड ऑन ऐड नहीं हो रहे हैं, दे ऑल विल बी अवेलेबल ऑन द एड ऑन वैल्यू. मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ कि मैं अपनी कार की बात करता हूँ. क्या मेरे को उसमें इंजन कवर नहीं है या कोई ऐसा है जो वाटर लॉग में कुछ डैमेज हो रहे हैं, वो कवर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट तो पड़ेगा बट मैं वो कवर कर पाऊंगा. तो ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज होंगी वो अपने अपने तरीके से चल रही हैं. जैसे एसएमसी की मैं बात करूं, 42 कंपनी का ग्रुप है जहां पर उसके अंदर ही अलग अलग कंपनीज के अलग पॉलिसीज हैं, अलग टर्म्स हैं. तो इन एडॉन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना बहुत सही तरीके से जरूरी है. उसके पहले आई थिंक इट इज इनफ फॉर एडॉन वैल्यूज. थैंक यू सर. तो सर इंट्रोडक्शन दे चुके हैं. नाउ सर, अगर मुझे एड ऑन खरीदना हो तो मैं इस एड ऑन को कैसे खरीद सकती हूँ और कब खरीद सकती हूँ, और अगर मैं एड ऑन खरीदती हूँ तो क्या ये प्रीमियम अमाउंट को इम्पैक्ट करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की एड ऑन क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. यू नो वेरी वेल कि नथिंग इज फ्री. आप कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स करोगे तो उसको पे करना होगा. तो उस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए और एक्स्ट्रा सर्विसेज जैसे होती हैं ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं. अब मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज ली, मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ कि आजकल बहुत चलन में है कि टीपी ले लेते हैं या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं. बट एडवांस में अगर आपको आना है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने हैं, दैट टाइम पे कंपनीज को स्टडी करना होगा कि कौन सा एड ऑन किस कंपनी में कितने का पड़ रहा है. तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि किसी ने थर्ड पार्टी पॉलिसी पहले ले लिया है और उसके बाद में ओडी लिमिट या फिर ओडी पॉलिसी वो ऐड करा रहा है उसमें. तो ये बहुत बहुत इजी चीज है और आज की जो पोर्टेबिलिटी का जो टाइम है, यहाँ पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम ऐसा नहीं ले सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. सर, लेट मी ब्रिंग वन मोर क्वेश्चन. यस सर, तो जो एड-ऑन्स है, अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स जानना चाहूंगी टू व्हीलर्स के लिए और फोर व्हीलर्स के लिए, क्या क्या एड-ऑन्स खरीदे जा सकते हैं? क्योंकि ऑडियंस यहाँ बैठी है, दे डेफिनेटली वुड हैव व्हीकल टू व्हीलर और फोर व्हीलर. तो आप कुछ एग्जांपल्स अगर सजेस्ट कर सकें. आई थिंक एग्जांपल वो बेस्ट होता है कि जो खुद फील किया हो, है ना.
जो एग्जांपल मतलब वो बेटर है जहां पे मैं राइट होगा, जहां मैंने खुद फील किया हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा आरएसए के लिए, रोड साइड असिस्टेंस के लिए। अभी मैं लास्ट टाइम में दिल्ली में था तो वहां पे वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत हो रही थी, मैं गाड़ियां देख रहा था खड़ी हुई हैं साइड में। तो आरएसए भी एक आपका एड ऑन वैल्यू में आता है, जहां पर कोई भी गाड़ी है जो ब्रेकडाउन हो रही है किसी भी वजह से, वाटर लॉक की वजह से, किसी भी मैकेनिकल की वजह से, और उसका आपको रोड साइड असिस्टेंस चाहिए, मतलब कि आपकी गाड़ी किसी सड़क के चलते हुए सड़क के बीच सड़क में खड़ी हो जाती है किसी भी मैकेनिकल किसी भी एरर की वजह से, तो वो रोड साइड असिस्टेंस आपके उस व्हीकल को आपके नियरेस्ट सर्विस सेंटर, जो कि ऑथराइज सर्विस सेंटर है, वहां तक पहुंचाया जाता है। नॉर्मल तरीके से क्या कि अगर आरएसए की बात करें तो खर्चे जो हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर एड ऑन नहीं फंसे हुए हो तो आपने 11-12 बजे का कॉस्ट दूसरा हो जाएगा, मॉर्निंग में या फिर जो 10 से 5 का टाइम दूसरा होता है, अगर वो जो नॉर्मल लोग टो करके ले जाते हैं और वो अवेलेबिलिटी पर है, दैट टाइम पे यू वर बीइंग ब्लैकमेल्ड by that service provider. But in that case, अगर if you are having the add-on value of RSA, road side assistance की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये है दैट टाइम पे बहुत कम प्रीमियम पे आप इसको ले सकते हो, जिससे कि ये बहुत कम, मतलब प्रीमियम क्या, उस प्रीमियम पर कुछ बहुत छोटा अमाउंट ऐड करके हम ले सकते हैं। एग्जांपल बहुत शॉर्ट है कि मैं फोर्ड इको स्पोर्ट चला रहा हूँ, मेरी वाइफ के पास में एस्प्रेसो अगर है, तो वो बराबर वो जब परचेज करने के बाद वो फॉलो अप करते रहते हैं आरएसए के लिए, आप ले लीजिए। तो मैं ये चाहूंगा, मैं पर्सनली भी रिकमेंड करूंगा आरएसए तो आप जरूर लीजिए। एक एग्जांपल ये हुआ। सेकंड आपके पास में आता है कि इंजन कवर के लिए, एज वेल एज आपकी जब कार पुरानी हो रही है या फिर आपके मोटर व्हीकल्स जो भी आपके हैं पुराने हो रहे हैं, तो यू नो वेरी वेल कि वेयर एंड टियर जल्दी हो रहा है, और होगा ही, क्योंकि जो जितना ज्यादा रनिंग हो रखा होगा। तो आपको ये थोड़ा सा एवेल्यूट करना पड़ेगा कि हम किस कंडीशंस में और जो व्हीकल्स हैं वो कैसे चला रहे होते हैं। तो उस तरह से एड ऑन वैल्यू को आपको चुनना है। थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा कि किसी की लॉन्ग रनिंग है, कोई ऐसा है जो ऑफ ट्रैक चल रहा है, या फिर जो ऐसी जगहों पर ज्यादा व्हीकल चल रहे हैं जहां पर थोड़ा सा रिस्क है, वेयर एंड टियर ज्यादा है, तो ऐसे एड ऑन लेने की कोशिश करें जहां पर इंजन कवर हो जाए। और जिनका लॉन्ग रनिंग नहीं है, ठीक है, और खासकर जो हमारे यहाँ की जो गर्ल्स, मैं बोलूँ अपने फीमेल्स के लिए बोलूँ, तो आरएसए उनके लिए बेस्ट है लेना। तो ऐसे ऐसे आपके डिफरेंट अगर पॉलिसी थोड़ा पढ़ेंगे, तो मैंने 2 एग्जांपल वो दिए हैं कि जो मैंने फील किए, मैं उसमें ऑथराइज कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आरएसए इज द बेस्ट थिंग देने के लिए। और इंजन कवर भी है, कुछ ऐसे भी हैं जो वेरेबल हैं, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, इस तरह की चीजें, तो वो भी एड ऑन में आती हैं, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं आती है, नॉर्मल पॉलिसीज में नहीं आती है, और उसको भी एड ऑन हम करा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर इसके अलावा जैसे आपने 2 एग्जांपल्स दिए, तो एक और है जीरो डिप्रिसिएशन कवर। या तो अगर आप उसे इंट्रोड्यूस करें और अगर बता सके कि उसमें हम मैक्सिमम कितना बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। नहीं, जियो डिप्रेशन की वैल्यू ये है कि वॉट एवर द इफ यू आर हैविंग ओन न्यू ब्रांड कार, अभी जो वैल्यू है, यू नो वेरी वेल कि आपने वो शोरूम से कार बाहर निकाल लिया, इसके बाद में उसका वैल्यू वो तो नहीं है जिससे आपने परचेस किया हुआ था। दैट टाइम क्या कि जियो डेप्रिसिएशन नाम है कि उस डेप्रिसिएशन को हम कवर करते हैं, उसकी वैल्यू को वापस से जितना भी वैल्यू मेरा डेप्रिसिएट कर रहा होगा कम करता हो जाएगा, क्योंकि पर डे, जैसे कि मैं अगर आईडीवी वैल्यू की बात करूं अपने यहाँ पर, तो वो वैल्यू क्या है कि जो भी इंश्योरेंस आज के टाइम पर उस अपने जो भी व्हीकल की या मोटर व्हीकल की जो वैल्यू निकाल के दे रहा है, उसी पर वो प्रीमियम बना रहा होता है। अब एज वेल एज यू विल मूव ऑन, टाइम पास होगा, आपके व्हीकल का जो भी जो रियल टाइम वैल्यू होगा वो कम होता जाएगा। तो जियो डेप्रिसिएशन क्या करता है, उस कम हुए वैल्यू को मेंटेन करने की कोशिश करता है। करता क्या, वो मेंटेन करता है, उसने मेंटेन करना का ही काम है जियो डेप्रिसिएशन, कि उसकी वैल्यू को कम नहीं होने देगा। ओके, तो सर इसी के साथ मैं पूछूंगी कि अगर कितना मैक्सिमम बेनिफिट मैं ले सकती हूँ जीरो डेप्रिसिएशन के साथ। 100%। ओके, जो भी वैल्यू आपको आप कर ही रहे हो ना, आपके मतलब जीरो मतलब कि कोई भी उसकी वैल्यू पे कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। अब यू आर ओनिंग द कार 10 लाख आपने परचेज किया है या फिर 15 लाख की कार परचेज किया है, तो आप प्रीमियम इसी बात का भर रहे हो कि वो उसका डेप्रिसिएशन को मेंटेन करे, तो आप 100% ले सकते हो। fine, fine. Thank you, sir. With this, there is one more add-on, sir. That is NCB. कई बार लोगों को लगता है क्या ये NCB क्या है, नो क्लेम बोनस, हाँ राइट? तो ना, ये नो क्लेम बोनस को आप इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि इससे कितना बेनिफिट मैक्सिमम हम अवेल कर सकते हैं। हाँ देखिए एनसीबी का, देखिए अगर देखा जाए जो है नो क्लेम बोनस, तो नो क्लेम बोनस क्या चीज है कि जैसे मैं फिर से अपने जो एग्जांपल लूंगा कि सबसे बेस्ट चीज है कि सबके पास कार होगी, सबके पास व्हीकल होंगे, जितने भी लोग ज्वाइन किए होंगे, बहुत बेसिक चीज है कि टू व्हीलर तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो जब हम लोग कार ले रहे हैं या कोई मोटर व्हीकल ले रहे हैं, उन दैट टाइम पे आपने एक इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया कि आगे वाले 1 साल के लिए मेरे पास में आता, कि आजकल तो टीपी तो 3 साल का मिल रहा है,
तो लेकिन ये है कि लेकिन 1 साल का कम से कम मैंने एक ओडी लेकर के या प्रॉपर जीरो डेप का कोई प्रीमियम भर दिया। अब क्या हुआ कि उस पूरे टेन्योर में जिसमें मेरा प्रीमियम भरा हुआ था, मैंने कोई क्लेम नहीं किया है। तो अब वो हो गया नो क्लेम। तो नो क्लेम हो गया। अब क्या है कि नेक्स्ट प्रीमियम जब आएगा, सेकंड ईयर जब प्रीमियम आएगा, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 20% से कुछ शुरुआत है इसका, कि फर्स्ट ईयर पे 20% तक का हमको वहां पे बेनिफिट मिल जाता है। तो 20 से लेकर के, या किसी ने 15 का रखा होगा, 20 से 50% तक का बोनस मिल जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ उसके लिए। मान लेते हैं कि मेरी कार का आज का जो प्रीमियम है वो 10,000 रुपए का है इस ईयर का, जो मैंने भरा। अभी 2023 तक मेरा, मतलब जुलाई तक, नेक्स्ट 24 तक मैंने कोई क्लेम नहीं लिया हुआ। अब मैं 24 से जब नया वाला प्रीमियम भरूंगा, मतलब कि, तो मुझे जो पास्ट ईयर है उस पर 20% से लेकर के 50% तक का एक बोनस अवेल होगा। मतलब कि जो मेरा प्रीमियम होगा, अगर दोबारा मेरा 10,000 बन रहा होगा, तो वो बनेगा एटलीस्ट मोड़ूंगा तो करीब 8,000 से कम। तो ये है नो क्लेम बोनस, कि जो बेनिफिट्स मिलता है क्लेम ना करने पर अपने उस टेन्योर में जहां प्रीमियम भर चुके थे। आई होप कि ये। यस सर, इट्स क्लियर। तो कह सकते हैं कि इट्स अ रिवॉर्ड कि मैं अच्छी ड्राइविंग स्किल मेरे पास है, तो उसका एक रिवॉर्ड, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है व्हिच इज इन हाँ जी। चैट बॉक्स हियर। तो इट इज, कैन आई बाय एन एड ऑन विदाउट बाइंग अ कार इंश्योरेंस पॉलिसी? नहीं, एड ऑन देखिए क्या है ना, एड ऑन चीज क्या है? एड ऑन एक्चुअल में है कोई चीज जोड़ के लेना। तो क्या है कि हम्म। देखिए वही चीज है कि मतलब एड ऑन वो है, मैं बहुत बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में बताऊं कि एड ऑन वो फर्स्ट फ्लोर है जहां पर ग्राउंड फ्लोर होना बहुत जरूरी है। कि ओके। बिना ग्राउंड फ्लोर के हम फर्स्ट फ्लोर नहीं बना पाएंगे। दैट मींस ये कि जो ग्राउंड है, बेसिक ग्राउंड है, वो मेरे पास में एक पॉलिसी होना जरूरी है। उसके बाद में एड ऑन ले सकते हैं। हाँ, ये अलग चीज है कि हम एड ऑन को और किस कंपनीज वेरी कर सकते हैं। मतलब बेसिक कंपनी को कुछ और, जैसे कि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कहीं और से ले रखी है और आपको एड ऑन किसी और से लेना है, तो वो आप ले सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि एड ऑन हम कैसे ले पाएंगे। बेसिक चीज तो प्रीमियम मेरे पास है, बेसिक पॉलिसी होनी चाहिए, उसी के रेफरेंस में मिलती है। गॉट इट। थैंक यू सर। सर, हम एड ऑन की बात कर रहे हैं, तो कुछ लिमिटेशंस और एक्सक्लूजन्स भी एड ऑन्स के साथ आते हैं, राइट? हम्म। तो हम्म। क्या लिमिटेशंस और एक्सक्लूजन्स सभी एड ऑन्स में देखने को मिलती है, या अगर आप कुछ एग्जांपल शेयर कर सके? हाँ, अगेन अगेन मैं एग्जांपल भी बात करता हूँ हमेशा। देखिए अब क्या है कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब ये है कि मैंने अराउंड डाल दिया, उसके बाद में ड्रिंक एंड ड्राइव है, या हम कोई ऐसा जगह पर जहां पर मुझे लगता है कि ये डैमेज मेरे जानकारी के बाद भी हुआ है। दैट मीन्स कि हम खुद से एक पहाड़ से गाड़ी गिरा देते हैं, ऑफ ट्रैक कर देते हैं गाड़ी को, या ऐसे वाटर लॉग में जाके हमने डैमेज कर दिया हुआ है। तो मतलब ये जहां पर, क्योंकि सर्वेयर होते हैं बाद में, जब क्लेम पॉलिसीज होती हैं, तो वहां पर सर्वे टीम एक आपकी है जो कि न्यूट्रल बॉडी होती है। वो वहां पर जरूर सी बात को देख रही होती है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी ड्राइवर का नहीं होना चाहिए जो विलिंगली लग रहा हो कि ये विलिंगली डैमेज किया गया है इसको इसको क्लेम करने के लिए। तो ऐसी जगहों पर कोई भी एड ऑन, कोई पॉलिसी वर्क नहीं करती है, वहां पे एग्जेम्प्टेड है पूरी। इट्स लाइक नोइंगली डूइंग इट, तो हाँ, इसीलिए एग्जैक्टली, इसकी ये तो बेटर वर्ड। मैंने आपसे कहा ना कि मैं उस वोकैब में बात करूंगा तो आधे समझ नहीं पाएंगे। तो दैट इज एग्जैक्टली वाई ना, एग्जैक्टली। मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। कि जिससे कि हमारा जो कस्टमर है और जो हमारा, जिसको ये जो वो समझ पाए। क्योंकि क्या है कि मेन जो प्रॉब्लम है, मैंने अभी बताऊं, थोड़ा सा मैं एड ऑन कर रहा हूँ कुछ बातों को, कि इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या, या आप बात करें जीआई की बात करें, नॉर्मली अगर मोटर व्हीकल की बात करें, तो ये टीपी बहुत बिक रहा है। टीपी क्यों बिक रहा होता है? दो चीजें मैंने बोला, कि एक तो अवेयरनेस नहीं होना, और दूसरा अफोर्डेबिलिटी नहीं होना। ये इंश्योरेंस के दो ऐसे कांस्टेंट हैं जहां पर प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को हम तभी खत्म कर पाएंगे जब हम अवेयरनेस लेके आएंगे, और अवेयरनेस तभी होगी जब वो कैब मेरी नहीं होगी, जब वो कैब सामने वाले की होगी। और एग्जैक्टली। चीज वही है। तो हमारा जो भी जितने भी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, इवन अगर एसएमसी की बात करूं, ग्रुप ऑफ 42 कंपनीज की अगर लेके चल रहे हैं, तो उनका मोटिव तो सिर्फ यही है ना, कि जो मेरा क्लाइंट है, कस्टमर, उसको कितना, उसको हम कितना इकोनॉमिकली सेफ कर पाए। एग्जैक्टली सर। यस मैम। ओके, नाउ इट ऑन। ओके, तो सर, अवेयरनेस की जैसे बात कर रहे हैं, तो इन एक्सक्लूजन और लिमिटेशंस को हम कहाँ, क्योंकि कई बार लोगों को नहीं पता होता है, and जब इंसिडेंट होता है तो पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो हाँ कैसे हम अवेयर रह सकते हैं इन सभी हाँ, एक्सक्लूजन से, क्या आप देखिए कर ये, सकते हाँ, इसमें दो चीजें हैं, और मैं बिल्कुल बिल्कुल ब्लंट बोलूंगा इस बात पर। पहली चीज तो ये कि जो भी आपका इंश्योरेंस सेल कर रहा है, पहला इंसान, वो एक तो सेल्समैन है। मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं बोलता हूँ कि आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर रहे हो, तो वो कंसल्टिंग करना है। देखिए जो सेल है वो बाय प्रोडक्ट है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का। जो आपका बंदा जो आपको कन्विंस कर रहा है, कस्टमर से डील कर रहा है, वो कभी सेल्स पर्सन नहीं हो सकता।
वो एक बहुत ही वेल अवेयर कंसल्टेंट होना चाहिए। प्रॉज एंड कॉन्स उसको पहले वर्बली बताने भी चाहिए कस्टमर को। और अब आती है कस्टमर वाली बात। अब जब कस्टमर जो है यहाँ पे जो जो उसको पॉलिसी को बेयर कर रहा है, उसको वो पॉलिसीज बहुत ही सलीके से पढ़नी है, मतलब कि उसको बहुत जल्दबाजी नहीं करना है और किसी के वर्ड्स पे जाना नहीं है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरा है, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को बहुत आराम से पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कि एक शायद कुछ सर्टेन टाइम भी है जहां पर पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं अगर किसी फेक कमिटमेंट के साथ वो बेची गई है। तो इसमें दोनों चीजें ही हैं, मैं दोनों बताऊंगी कि कंपनी में जो सेल्स पर्सन है वो सेल्स पर्सन ना बने। पहली चीज तो वो जरूर से कस्टमर को प्रॉपर अवेयर कराए, और जब वो कंसल्टिंग करेगा और एक क्लेम कहीं पास कर देगा तो नेक्स्ट सेल फोर्स नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही इजीली वो एक कंसल्टिंग की पोजीशन में होगा, ना उसको अपने कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा चीज बताने के लिए। हर बात तब सेकंड जो सेल होगी वो ब्लाइंड फेथ पे होगी, तो सेल के लिए भी अच्छा है ये आपका अवेयर तरीके से बताना। और सेकंड टाइम पे ये है कि जो क्लाइंट्स, तब भी मैं बोलूंगा क्लाइंट्स हैं जो कस्टमर हैं, वो भी इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बहुत ही तरीके से पढ़ें। कोई भी क्वेरी है तो तुरंत से अपने जो भी कंपनी जो इंश्योरर है उससे बात करें, उसके एजेंट से बात करें। यस मैम। फॉर ऑडियंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉलिसी के डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके सर, अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मेरे पास किसी दूसरी कंपनी का है और अगर मैं एड ऑन किसी एक दूसरी कंपनी से खरीदना चाहूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर है तो इसमें क्या क्राइटेरिया है? हाँ सालू, मैंने बता दिया, मैंने पहले बता दिया आपको इस चीज के लिए कि ये है, ये पॉसिबल, मैंने भी कहा भी कि ये पॉसिबल है। जैसे जब भी आपने पूछा मेरे कि एड ऑन में अलग से ले लूं, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एड ऑन कहीं से ले सकते हैं। और क्राइटेरिया की बात अगर ये करें तो आपको जो पहले जो भी दोनों की जो कॉम्पेटिबिलिटी चेक करना होगा, कि मतलब कॉम्पेटिबिलिटी चेक मतलब ये है कि जहां से आप लेना चाहते हो उसके बाद में एक बार जो लास्ट कंपनी जहां पर बेसिक पॉलिसी जिनके साथ में चल रही है, क्या उनके साथ कॉम्पेटिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। इवन मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि मैं इस जगह जगह पे नहीं फंसना चाहूंगा। मैं अगर पर्सनली बात करूं कि मुझे अगर करना हो तो मैं फिर ये दो काम अलग अलग नहीं करेंगे, हम उसी बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिससे ली होगी तो मैं उसी से एड ऑन भी लूंगा। कि मैं जब पॉलिसी परचेज कर रहा हूँ, अब ऐसे आपने बैठाला हुआ है जिस पोजीशन पे, तो मैं बहुत ही सही से डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा जो मैंने पहली पॉलिसी ली होगी। और जो आने वाले एडॉन्स का जो प्रोस्पेक्ट है, मे बी कि मैं आज कहीं मुझे शहर से बाहर नहीं जाना है, मैं आज बोल रहा हूँ कि मुझे 6 महीने कहीं प्लान नहीं है, मगर मैं कि 6 महीने के बाद हमें कहीं प्लान कर रहे हैं जहां मुझे बाहर जाना है और शायद लंबा टूर होगा, तो शायद उस टाइम पे मैं आरएसए लूंगा। तो मैं उस टाइम पे ये सजेस्ट कर उस टाइम पे मैं ये एस्टिमेट कर लूंगा कि अगर मैं आरएसए लेता हूँ इन फ्यूचर में तो कॉस्टिंग क्या पड़ेगी और इनके क्या सर्विसेज वहां मिल सकते हैं। तो मैं तो बेसिक ये कि ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्पेटिबिलिटी आप चेक कर लीजिए, पोर्टेबिलिटी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी लेकिन उस प्रॉब्लम से बचने के लिए टाइम ना खराब हो, तो आप जब कॉम्प्रिहेंसिव या बेसिक पॉलिसी ले रहे हो तभी आप ये ध्यान रखें कि हमें आने वाले एक साल में कौन कौन सी पॉलिसी एडवांस लेने की नीड पड़ सकती है। तो बेटर स्टडी है, कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो वो वाली चीज है कि आप प्रिकॉशन ये बात को कर लें तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, टाइम सेव होगा। ये सालू। थैंक यू सर। सर, अभी एक एडिशनल क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्योंकि रिसेंट में अभी गवर्नमेंट ने 3 ईयर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी मैंडेटरी कर दी है जब आप व्हीकल खरीदते हो, तो इसकी क्या एग्जैक्टली। वजह है? हाँ देखिए, हमेशा दो तीन चीजें हैं। मैं सबसे पहले बताऊं तो कॉस्ट इफेक्टिव, कि यहाँ पर क्या है कि थर्ड पार्टी है क्यों। सब देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि चालान नहीं हो या कुछ नहीं हो, तो पॉलिसीज में कोई ये चेक नहीं कर रहा कि आपने एड ऑन क्या लिया क्या नहीं लिया हुआ है। गवर्नमेंट हमेशा ये बोल रही है कि आप जब कोई ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ को खुद सिक्योर करते हो, ठीक है, लेकिन आपकी वजह से, आपकी रैश ड्राइविंग की वजह से कुछ भी में जो थर्ड पार्टी जो सड़क पे बाकी लोग चल रहे हैं, तो उनका एक लाइफ रिस्क आप बना के देते हो। अगर वो रैश ड्राइविंग से वो आप उसकी जो लाइफ डेंजर में आती है तो कौन कंपनसेट करेगा। दैट टाइम पे ये जो प्रीमियम थर्ड पार्टी का है वो करता है। तो गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही बोल रही है, और जो रोड ट्रैफिक पे आपको जो चालान दिख रहे हैं वो टीपी से बचा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब 3 साल का प्रीमियम आप साथ में देते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो आपका एवरेज अमाउंट कम हो जाता है। मतलब कि मैं अगर बोलूं कि एक नॉर्मल सी व्हीकल के लिए 1000 का है, तो आप 3 साल के साथ में ले लोगे तो वो 3000 तो नहीं होगा, उससे कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो पहला बेनिफिट ये है। दूसरा, आपके पास में जो मैंने बताया कि वो जो आपका बार बार का जो चीजें कवर होने का है झंझट है, तो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि आप कम से कम 3 साल तक इस प्रीमियम को, पैसे को बचाएं और टाइम को बचाएं, दोनों चीजें। ओके, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आई थिंक सबसे बड़ा रीजन तो यही मुझे लग रहा है, जैसे आपने बताया कि ये जो बार बार पॉलिसी रिन्यू करने का झंझट है, कई बार पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, तो उससे सिक्योर रहे। थैंक यू सर। हाँ। एक और एडिशनल क्वेश्चन है सर, in case the other person hits the car, so would you use your insurance policy to claim
comprehensive policy, or would you ask that person to use the TP to claim? So if ओके देखिए कोई और पसंद कर रहा है तो पहले बताऊं कि यहाँ पर जो हम लोगों के प्रैक्टिस है वो तो ये है कि मैं और ये मैंने बहुत अवेयरनेस देखी है। देखिए मैं बता दूं आपको, एनसीबी का नो क्लेम बोनस का अवेयरनेस यहाँ पर नहीं है किसी के पास में क्या होता है। लेकिन आप जब कभी भी अगर मैं बहुत नॉर्मल बात करता हूँ कि अगर वहां पर आप देखेंगे तो तुरंत से बोलेगा कि यार मैं क्लेम अगर अपनी पॉलिसी का कराऊंगा तो तुरंत से मेरा बोनस एनसीबी खत्म हो जाएगा। मैम अवेयरनेस है, लेकिन क्या है अवेयरनेस आदमी के अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग है। तो मैं यही बोलूंगा अगर कोई और करता भी है तो आप बचें इस बात से कि क्योंकि आप जब भी कभी भी अपना थर्ड पार्टी क्लेम करते हो कुछ भी करते हो जिस टाइम पर, तो अगर बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं जाना है, बहुत बड़े खर्चे नहीं है तो आप बच जाइए। तो थोड़ा स्मार्ट डिसीजन खेलिए कि आप देखो कि अगर आपका जो एनसीबी बोनस है वो कितना है। जैसे मैंने बोला कि अगर छोटे मोटे खर्चे हैं जहां पर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि 10,000 रुपए का मैं प्रीमियम भर रहा हूँ और एनसीबी बोनस मुझे प्रोस्पेक्ट पता है कि मुझे 20% मिलने वाला है, तो अगर मेरे पास बोलूंगा कि मैं 20,000 15,000 रुपए के लिए अपना क्लेम करूंगा, इट्स नॉट वेरी। छोटे मोटे क्लेम आप कोशिश करो अवॉइड करिए जिससे कि आपको एनसीबी जो बेनिफिट्स हैं वो मिले। तो उससे बचना है उस टाइम पे अगर कहीं और से कोई अगर गाड़ी को डैमेज करा रहा है कुछ कर रहा है। Thank you, sir. Yes, sir. Yeah. या तो मुझे लगता है कि आप ये चीज सही है कि लोगों को कई बार अवेयरनेस नहीं होती है एनसीबी की और इसीलिए वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यूज कर लेते हैं क्लेम के लिए। तो ऐसे कई ऐसे एग्जांपल्स मैंने भी देखे हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग। So I think that's what I had to ask from my end. If audience has any question, they can bring it. Okay, sir, there is a question which is here. Why are add-ons mostly available for the first 5 years? That question comes here. देखिए हाँ प्लीज देखिए दो तीन मैं बताऊँ आपको कि जो फर्स्ट 5 इयर्स में सबसे एडवांस क्यों अवेलेबल है। इसका मैं एक चीज बहुत जेन्युइन तरीके से बताऊं कि फर्स्ट 5 इयर्स में गाड़ी का वैल्यूएशन अच्छा है, गाड़ी पे जो मोटर व्हीकल हमारे पास में मेंटेन करने के खर्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे डेप्रिशिएट वैल्यू करती जाती है तुरंत से अपने भी बड़े होते जाते हैं। तो फर्स्ट 5 इयर्स में मतलब कि गाड़ी मेंटेन करने का प्रीमियम भी ठीक ठीक जाएगा, ये भी है। और मैं सच कहूं तो एक ह्यूमन 5 साल के बाद मोटर व्हीकल का भी बचता है, 5 के बाद वो बदल देता है। मतलब बहुत जो बड़ी गाड़ी चलाने वाले हैं जो भी हैं, मोटर व्हीकल्स 5-10 साल के बाद में वो आपके तुरंत से आप शिफ्ट होने लगते हो। जनरली तरीके से अगर मैं बात करूँ तो 5 साल के बाद में गाड़ी की वैल्यूएशन कम होती जाएगी, बढ़ जाएगी। Okay, thank you, sir. So I think Akshay, your query is answered. Okay, I think we are done with all the queries here. So thanks a lot. We are grateful to you that, sir, you have gave your valuable time to us for sharing your views, and the knowledge shared by you will be really fruitful for all of us. And that's so organically you have shared all the things, and I think with a lot of examples. So we definitely got all the queries solved. Thank you to all the listeners too. Thanks to stay with us. Thank you, sir, for joining us.